गुड मॉर्निंग। विद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कल हमने सेकेंड बुक भारत का भूगोल, जिसमें पहला लेसन हमने स्टार्ट किया था। एक बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी। सेकेंड बुक में हमने पहला लेसन स्टार्ट किया था कल, भारत जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। कल का वीडियो आपने देखा, जिसमें मुख्यतः जनसंख्या वितरण संबंधित जो टॉपिक आपका था वह कंप्लीट किया जा चुका था, जिसमें जनसंख्या वितरण और अपने भारत के अंतर्गत अधिकतम व न्यूनतम या सघन व विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों के बारे में आपको बताया गया था। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना भी कल के वीडियो में आपने देखी। ठीक प्रकार से आपको समझ में भी आया होगा। आज का अपना बिंदु पहले लेसन का अगला टॉपिक है जनसंख्या घनत्व के बारे में। देखिए, सबसे पहले जनसंख्या घनत्व होता क्या है, जनसंख्या घनत्व कहे किसे। देखिए, मुख्यतः किसी भी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या, क्षेत्रफल, इन दोनों का पारस्परिक अनुपात, किसी भी प्रदेश में निवास करने वाली कुल जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल का जो पारस्परिक जो अनुपात है, उस पारस्परिक अनुपात को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। या आप ये कह सकते हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले जो लोगों की संख्या है, उन लोगों की संख्या का अनुपात जनसंख्या घनत्व है। यहां पर आपकी दो परिभाषाएं तैयार हो गई कि जनसंख्या घनत्व किसे कहें। पहली परिभाषा, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात। दूसरी परिभाषा, किसी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल का पारस्परिक अनुपात, वह मुख्यतः जनसंख्या घनत्व कहलाता है। अपन यहां पर आज बात करेंगे भारत के जनसंख्या घनत्व की। मानव भूगोल में विश्व जनसंख्या घनत्व के बारे में विस्तृत चर्चा हमारे बीच में हुई थी। देखिए, मुख्यतः जिस प्रकार कल आपने जनसंख्या वितरण पढ़ा, जनसंख्या वितरण में एक बात सामने आई थी कि भारत का ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का जो जनसंख्या वितरण है वो असमान है, विषम है। वही बात आज यहां पर आती है जनसंख्या घनत्व में कि भारत का जो जनसंख्या घनत्व है, यह जनसंख्या घनत्व कैसा है, असमान है, विषमता युक्त है। केवल क्षेत्रवार ही नहीं, वर्षवार भी। यानी केवल राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इनके जनसंख्या घनत्व की चर्चा पर नहीं करें। 1901 से लेकर आज वर्ष 2011 तक भी जनसंख्या घनत्व के अंतर्गत परिवर्तन होता रहा है। उदाहरण के लिए, वर्ष 1901 में भारत का जनसंख्या घनत्व था 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि आज वर्ष 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 1901 से 2011 तक जनसंख्या घनत्व में परिवर्तनता की स्थिति देखी गई। एक और 1901 का जनसंख्या घनत्व हम देखें तो 77 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ज्ञात होता है, जबकि वर्ष 2011 में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमें ज्ञात होता है। यही नहीं, बीच का यदि पर देखें, जैसे वर्ष 1951 है, वर्ष 1951 के अंतर्गत
भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो 117 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 1981 की बात करें, भारत का जनसंख्या घनत्व 216 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। यानी धीरे धीरे परिवर्तन होता रहा। वर्ष 1991 की बात करें तो 266 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व था। वर्ष 2001 की बात करें 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत का जनसंख्या घनत्व था। यानी 1901 से लेकर के वर्ष 2011 में ही प्रत्येक वर्ष के अंतर्गत 10 की वृद्धि आपके सामने है। प्रति 10 वर्षों के अंतर्गत भारतीय या भारत का जो जनसंख्या घनत्व देखा गया, उस जनसंख्या घनत्व में बढ़ोतरी की स्थिति पाई गई। दूसरी बात, भारत में जनसंख्या घनत्व की अपन स्थिति करें तो केंद्र शासित प्रदेशों की अपन बात करें, केंद्र शासित प्रदेश, इसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है किसका? दिल्ली का। लगभग 11,297 के आसपास दिल्ली का जनसंख्या घनत्व है, जो कि केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक है। और मुख्यतः अपने भारत में यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात न करके यदि अपनी गए हैं कि भारत में वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अपन बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का। लगभग कितना? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मुख्यतः केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक दिल्ली। संपूर्ण भारत में राज्यवार स्थिति में देखें तो बिहार। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है किसका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। इसका है 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात न करें तो अरुणाचल प्रदेश, जिसका जनसंख्या घनत्व है कितना? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। फिर से देखो, भारत के जनसंख्या घनत्व की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों की एक और बात करें पहले अपन, तो केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है दिल्ली का 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आसपास। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरी ओर केंद्र शासित प्रदेशों की बात न करके यदि अपन ये कहें कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वर्ष 2001 के अनुसार पश्चिम बंगाल था। वर्तमान 2011 के अनुसार, क्योंकि अब 2021 में नया राज्य होगा, वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार, जिसका जनसंख्या घनत्व है 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, जिसका जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यदि कई बार प्रश्न इस रूप में भी दे देता है कि भारत के अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्यों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो। ध्यान दीजिएगा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मैंने बताया कौन से राज्य का है? बिहार। दूसरा है पश्चिम बंगाल। तीसरा है केरल। चौथा है उत्तर प्रदेश। और 5वां राज्य है हरियाणा। ये भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य हैं। कौन कौन से? पहला बिहार, जनसंख्या घनत्व कितना? 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर।
दूसरा पश्चिम बंगाल, जनसंख्या घनत्व 1029 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यह भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। तीसरा केरल, जनसंख्या घनत्व है 859। चौथा उत्तर प्रदेश, जिसका जनसंख्या घनत्व है 828। और पांचवा है हरियाणा, जिसका जनसंख्या घनत्व है 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये 5 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य याद होनी चाहिए आपको इस प्रकार से। बिहार 1102, पश्चिम बंगाल 1029, केरल 859, उत्तर प्रदेश 828, हरियाणा 573। ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य हैं। इसी क्रम में भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा हो गया? अरुणाचल। कितना जनसंख्या घनत्व है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद में मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय। सबसे कम अरुणाचल में कितना? 17 व्यक्ति। दूसरा मिजोरम, मिजोरम का जनसंख्या घनत्व है 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 52। मिजोरम का जनसंख्या घनत्व कितना है? 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तीसरा है सिक्किम, जनसंख्या घनत्व है 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, सिक्किम का 86। चौथा है मणिपुर, जनसंख्या घनत्व है 122 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। मणिपुर का कितना है? 122 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और नंबर 5 मेघालय 132 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार 5 अधिकतम राज्य और 5 न्यूनतम। बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हो गए। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले हैं। कोई दिक्कत? आगे देखो, जनसंख्या घनत्व के प्रकार। देखिए, जनसंख्या घनत्व की प्रकारों की बात करें तो पहले भी आपको 5-4 प्रकार बताए गए थे। अभी भी जो महत्वपूर्ण प्रकार है उनका अपन अध्ययन करें। एक तो होता है कौन सा घनत्व? गणितीय घनत्व। एक होता है कायिक घनत्व, एक होता है कृषि घनत्व। इनके अलावा भी मैंने आपको विश्व का भूगोल, जो मानव भूगोल हमने पढ़ी, उसमें पोषण घनत्व, आर्थिक घनत्व, इनके बारे में भी चर्चा हुई थी। देखिए, गणितीय घनत्व सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, या तो इनके सूत्र पूछेगा या पूछेगा इनकी परिभाषा। गणितीय घनत्व की परिभाषा वही परिभाषा है जो जनसंख्या घनत्व की सामान्य परिभाषा है। किसी प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या और वहां के क्षेत्रफल का पारस्परिक अनुपात। यदि जनसंख्या घनत्व का सूत्र पूछे या गणितीय घनत्व का सूत्र पूछे तो अभी मैंने यहां पर बताया था, ये देखो मेरा देश की कुल जनसंख्या बटे देश का कुल क्षेत्रफल गणितीय घनत्व होगा। गणितीय घनत्व का सूत्र क्या है? देश की कुल जनसंख्या बटे देश का कुल क्षेत्रफल। कायिक घनत्व कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि। कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि योग्य भूमि, ये क्या हो गया? कायिक घनत्व। कृषि घनत्व में कुल कृषि में संलग्न जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्रफल। कुल कृषि में संलग्न जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्रफल, ये किसका सूत्र हो गया? कृषि घनत्व का। वैसे विश्व भूगोल में ये 3 नहीं
इनके साथ आर्थिक घनत्व, पोषण घनत्व से 5-4 परिभाषाएं आपको इनके बारे में दिखाई गई थी। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो, जनसंख्या घनत्व के आधार पर हमारे भारत की स्थिति देखिए, मुख्यतः जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत की स्थिति का मतलब है, यहां ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत, देखिए जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत का विभाजन किया गया है 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से? एक तो बिल्कुल सिंपल से है, उच्च घनत्व, मध्यम घनत्व और निम्न घनत्व। जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से? उच्च घनत्व के क्षेत्र, मध्यम घनत्व के क्षेत्र और निम्न घनत्व के क्षेत्र। बिल्कुल सिंपल। जहां जनसंख्या का घनत्व 500 व्यक्ति, कितने? 500। जहां जनसंख्या का घनत्व 500 व्यक्तियों से अधिक पाया जाता है उसे उच्च घनत्व के क्षेत्र कहते हैं। बिल्कुल सिंपल। जनसंख्या घनत्व कितना हो? 500 से अधिक हो, कौन से क्षेत्र कहलाएंगे? उच्च घनत्व के क्षेत्र कहलाएंगे। और जहां जनसंख्या घनत्व 300 से 500 के बीच में हो, मध्यम जनसंख्या घनत्व। और जहां जनसंख्या घनत्व 300 से भी क्या हो? कम, वो निम्न। ये लो 500+। बिल्कुल सिंपल है। जनसंख्या घनत्व के आधार पर भारत का विभाजन कितने भागों में? 3 भागों में। 3 भाग कौन कौन से? उच्च घनत्व वाले क्षेत्र, मध्यम घनत्व वाले क्षेत्र, निम्न घनत्व वाले क्षेत्र। उच्च घनत्व वाले क्षेत्र किसे कहेंगे? जहां जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक हो, वो उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र है। मध्यम, जहां जनसंख्या घनत्व 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच हो, वो मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। और तीसरा है निम्न जनसंख्या घनत्व। निम्न जनसंख्या घनत्व किसे कहेंगे? जहां जनसंख्या घनत्व 300 व्यक्तियों से या 300 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम हो, उसे कहा जाएगा निम्न जनसंख्या घनत्व। अब यहां पर एक प्रश्न बनता है, क्या भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिसे उच्च घनत्व वाले क्षेत्र में सम्मिलित किया जाए, जिसे मध्यम जनसंख्या घनत्व में सम्मिलित किया जाए, जिसे निम्न जनसंख्या घनत्व में सम्मिलित किया जाए? कम से कम 3 राज्यों के नाम तो आपको याद होने चाहिए। कम से कम 3 राज्यों के नाम आपको याद होने चाहिए कि उच्च घनत्व वाले कौन से राज्य हैं। तो याद होने चाहिए आपको बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, केरल, हरियाणा। शुरू में आया मिठाई कहां है? मैंने बताया था यहां पर कि भाई भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य बताया था। बिहार 1102, पश्चिम बंगाल 1029, केरल 859, उत्तर प्रदेश 828, हरियाणा 573 बताया था ना। तो ये सर्वाधिक 5 राज्य में बता दिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले। यहां से आगे 2 प्रश्न। भारत के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 5 राज्य भी याद हो गए, उच्च घनत्व वाले राज्य भी याद हो गए। दूसरा, मध्यम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, परिभाषा 300 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जहां पर हो, तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ये सारे जो राज्य हैं वो किसमें? मध्य। निम्न, जहां का जनसंख्या घनत्व 300 से कम हो, तो निम्न में आपको वो 5 राज्य आपको याद होने चाहिए। दोनों टॉपिक हो जाएंगे। कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय,
अपना राजस्थान भी इसी में है। तो ये जो क्षेत्र है ये निम्न जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। यहां तक किसी कोई दिक्कत हो, किसी कोई समस्या हो तो बताओ। कुल मिलाकर ये तीनों जो उच्च घनत्व वाले, मध्यम घनत्व वाले और निम्न घनत्व वाले जो क्षेत्र हैं, परिभाषा है, ये आपको ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये तो हो गया आपका जनसंख्या घनत्व, यहां तक कोई दिक्कत? जनसंख्या वितरण हो गया, जनसंख्या घनत्व हो गया। अब अपना बचा है कौन सा? जनसंख्या वृद्धि। सामान्य सा टॉपिक है, विश्व भूगोल जो मानव भूगोल आपका हुआ है उसमें भी आपको ठीक प्रकार से बताया गया था। देखिए जनसंख्या वृद्धि किसे कहें? सबसे पहले परिभाषा, किसी भौगोलिक प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाला परिवर्तन। जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे? किसी भौगोलिक प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में होने वाला परिवर्तन, वो परिवर्तन क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि। ये परिभाषा याद नहीं होती। दूसरी परिभाषा है दो समय बिंदुओं के अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन। दो समय बिंदु अंतराल क्या भाई? 2001 में अपने भारत की जनसंख्या थी 102 करोड़, 2011 में है 121 करोड़। दो समय बिंदु क्या हो गए? एक समय बिंदु 2001, एक 2011। इन दोनों के अंतराल में यानी कितने वर्ष? 10 वर्ष में जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई? 19 करोड़। यह भी जनसंख्या वृद्धि है। तो दो समय बिंदुओं के अंतराल में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, वो भी क्या कहलाएगा? जनसंख्या वृद्धि। देखिए मुख्यतः जनसंख्या जो वृद्धि है इसके दो घटक हैं। एक तो है प्राकृतिक और एक है अभिप्रेरित। जनसंख्या वृद्धि की कितने घटक हैं? दो, प्राकृतिक और अभिप्रेरित। जनसंख्या वृद्धि की जो दर, सामान्य सी बात है, ये बिल्कुल नॉर्मल। जनसंख्या वृद्धि की जो दर है इसे हमेशा किसमें प्रदर्शित किया जाता है? प्रतिशत में। जनसंख्या वृद्धि की दर, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर, भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 2.4% के आसपास। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में और प्रथम संचालित जनगणना 1881। संचालित जनगणना जिसमें प्रवास वगैरह इन सबको सम्मिलित किया गया था। भारत की प्रथम जनगणना की बात आती है तो 1872 और प्रथम संचालित जनगणना की बात आती है तो 1881। आ रहा है समझ में? अब देखिए मुख्यतः अपने भारत के अंतर्गत जनसंख्या, ये तो परिभाषा वगैरह होगी, जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाओं की अपन बात करें। देखिए मुख्यतः जनसंख्या वृद्धि की 3 अवस्थाएं हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। प्रथम, द्वितीय, तृतीय से क्या अभिप्राय है? समय के अनुसार, यानी 1901 से 1921 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि हुई उसे प्रथम अवस्था, 1921 से लेकर के 1951 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि हुई उसे द्वितीय अवस्था, और 1951 से 1981 के बीच में जो जनसंख्या वृद्धि हुई उसे तृतीय अवस्था, और 1981 से वर्तमान तक जो जनसंख्या वृद्धि या 1981 के बाद हुई उसे क्या कहेंगे? चतुर्थ अवस्था। अपने भारत में जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्था है?
4। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ये 4 अवस्थाएं हैं। प्रथम अवस्था को कहा जाता है रुद्ध अवस्था या स्थिर अवस्था, मंद वृद्धि का काल। यानी 1901 से 21 के बीच में जनसंख्या वृद्धि न के बराबर हुई या बहुत कम हुई। एक महत्वपूर्ण बात, प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक भारत में केवल एक बार ही ऋणात्मक वृद्धि हुई है। ऋणात्मक का मतलब होता है जनसंख्या कम हो जाना। कब? 1911 के दशक में 0.31% ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। जो जनसंख्या थी उससे 0.31% जनसंख्या क्या हो गई थी? कम। तो प्रथम जो काल था 1901 से 21, इसे रुद्ध अवस्था मुख्यतः, क्योंकि प्रारंभ में देखो न तो शिक्षा का प्रसार था न चिकित्सा का विकास था, जन्म दर भी अधिक था तो मृत्यु दर भी अधिक था, तो प्रथम अवस्था। 1921 से 51 की जो अवस्था आई, इसे स्थिर अवधि की वृद्धि कहा गया। 21 से 51 स्थिर अवधि की वृद्धि, यानी इन 3 दशकों के अंतर्गत 21 से 51 कितने करोड़ की जनसंख्या वृद्धि हुई? 11 करोड़ की वृद्धि हुई। कारण शिक्षा का विकास तो नहीं था, लेकिन जो चिकित्सा सुविधा थी उनका विकास हुआ, तो द्वितीय अवस्था हो गई ये 11 करोड़ का विकास। तृतीय अवस्था 1951 से 1921, ये जो समय था इसे कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट का काल। महत्वपूर्ण प्रश्न है जीके का भी कि भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल, तो 1951 से 81 तक का जो समय था वो जनसंख्या विस्फोट का काल था। इसमें 3 दशक में जनसंख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई, यानी लगभग कितने करोड़ की वृद्धि हुई? 32 करोड़। द्वितीय अवस्था में केवल 11 करोड़, तृतीय अवस्था में 32 करोड़ की वृद्धि हुई। मुख्यतः मृत्यु दर में तो तीव्र गिरावट और जन्म दर में तीव्र उच्चता, जिस कारण से ऐसी स्थिति बनी। और चतुर्थ जो अवस्था है, यानी 1981 के बाद, ये घटती वृद्धि का काल कहा जाता है। घटती वृद्धि का काल कैसे? कि 1981 के बाद जनसंख्या वृद्धि को इसमें जो सम्मिलित किया है, उसकी तीव्रता मंद गति से अब धीरे धीरे क्या होने लगी? कम होने लगी, जिसका प्रधान कारण अशोधित जन्म दर है। यानी कुल मिलाकर अपन ये कह सकते हैं कि ये जो 4 अवस्थाएं हैं, ये 4 अवस्थाएं अपने भारत के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि को ठीक प्रकार से दर्शाती हैं। ये जनसंख्या वृद्धि की महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब आगे जनसंख्या वृद्धि के कारण और प्रभाव, जिनके बारे में अपने पहले भी चर्चा हुई थी, जैसे जन्म दर की अधिकता, मृत्यु दर की निम्नता, प्रवास, निर्धनता, बेरोजगारी, अनेक प्रकार के कारण जो पहले बता दिए गए थे। जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण करने की बात करें तो वही सामान्य कारक जो पहले से अपने पढ़ते आ रहे हैं, विवाह की आयु में वृद्धि किया जाए, उत्पादन में वृद्धि, परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है उनका विस्तार किया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए, उच्च जीवन का स्तर बनाया जाए। ये सारे कारण मुख्यतः जनसंख्या जो वृद्धि है उसके कारण और परिणामों या उपायों के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। तो ये बात अपने पहले लेसन के अंतर्गत, ये जो टॉपिक था वो विश्व भूगोल में बहुत विस्तार से भी हो चुका, यहाँ पर भी मैंने आपको ठीक प्रकार से बताया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज इतना ही। यह आपका पहला चैप्टर भारत जनसंख्या वितरण घनत्व वृद्धि कंप्लीट भी हो गया। कल अपन देखेंगे मुख्यतः दूसरा लेसन सेकंड बुक का। पहली बुक कंप्लीट हो चुकी, पहले बता चुका मैं। सेकंड बुक का जो दूसरा लेसन है वो कल देखेंगे अपन जनसंख्या संरचना के बारे में। आज इतना ही। जहां कोई बात समझ में नहीं आई हो वहां बिल्कुल आप पूछने का प्रयास करें। डाउट का जो ऑप्शन है मैंने बार बार बता रहा हूं मैं आपको, उसमें आप जो चीज समझ में नहीं आई हो, जो दोबारा बताना हो, बेझिझक आप कह सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। शेष कल। धन्यवाद।